नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की। 8th पे कमीशन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार जुलाई से बढ़ने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए जल्द ही बढ़ाने वाली है। अभी कितना मिल रहा है महंगाई भत्ता, कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, कब होगा ऐलान, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की और मूडीज रिपोर्ट की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जो है अपने आखिरी चरण पर पहुंच गई। दोनों देश के बीच जल्द ही समझौते की घोषणा हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आज ही ट्रंप ट्रेड डील पर अपनी सहमति दे सकते हैं और बिल पर साइन कर सकते हैं। क्या ट्रंप भारत पर कम टैरिफ लगाने वाले हैं? अगर हां, तो इससे भारत को कैसे फायदा मिलेगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मूडीज की रिपोर्ट को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे और उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक ने भारतीय इक्विटी पर ओवरवेट की रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि वे भारतीय शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। अब मॉर्गन स्टैनली ने तो सेंसेक्स का 1 लाख के पार जाता हुआ जो टारगेट है वो दे दिया था। ब्लैक रॉक क्यों और किन किन फैक्टर्स की वजह से भारतीय शेयर बाजार पर ओवरवेट है, इसको भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सरकार जुलाई से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते को जल्द ही बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को 55% से बढ़ाकर 58 या 59% तक कर सकती है। सर, किस आधार पर कहा जा रहा है कि इस बार डीए में 3 से 4% की बढ़ोतरी होगी और क्या है ये पूरा मामला? नहीं, देखिए, 8वें वेतन आयोग के गठन का और उसको लेके उसके जो नियम और शर्तें हैं जी, उसको लेके तो कर्मचारियों का जो संघर्ष है और जो उनकी उम्मीदें हैं वो लगातार बनी हुई हैं और सरकार की तरफ से उस पर कोई अभी तक एक्शन हुआ नहीं है। इस साल जनवरी की शुरुआत में जब इसका ऐलान हुआ था तब से। अब लेकिन एक अच्छी खबर इस बात की है, जो जिसकी उम्मीद जताई जा रही है वो ये कि इसी अगस्त तक जी सरकार जो है वो 4% बढ़ा सकती है जो डियरनेस अलाउंस है उसको, और ये 55% से बढ़ के 59% हो सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको लागू जो है वो फेस्टिवल सीजन में अक्टूबर के आसपास इसको किया जाएगा, यानी उसका फ़ायदा जो है वो कर्मचारियों को अक्टूबर के आसपास मिलेगा। जी, मेरे पास एक आंकड़ा है सर, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा करेंगे। सर, AICPI IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर इसमें जो डेटा आता है, इस इंडेक्स में जो डेटा आता है उसके आधार पर जो डीए का कैलकुलेशन होता है। सर, मार्च में कहा जा रहा था कि ये 143 के आसपास है, अप्रैल में इसमें बढ़ोतरी हुई और ये 143.5 के आसपास आ गया। मई में भी ये इंडेक्स जो है 0.5% अंक चढ़कर 144 के आसपास पहुंच गया है। अब कहा जा रहा है सर, जून वाला आंकड़ा थोड़े देर में आता है, तो जून में कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़कर 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीनों का अगर औसत है तो वो करीब 144.17 हो जाएगा। अब 7वें पे कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए प्रवीण सर, तो डीए जो है लगभग 58.85% के आसपास बैठेगी। राउंड ऑफ कर दे तो सरकार जो है 59% के आसपास दे सकती है। तो सर, मेरा सवाल है कि पिछले कुछ समय से सर कहा जाता था, कर्मचारी संगठन भी कहते हुए दिखते थे और कर्मचारी भी कहते थे कि भाई महंगाई जो है धरातल पर कुछ और होती है। सरकार जो डीए देती है वो मात्र 2% 3% के आसपास देती है। ये थोड़ी उसके लिए कहा जाता है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। तो इस बार तो अच्छी खबर है सर, 2% से सीधे कहा जा रहा है कि 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, और वो मुझे लगता है कि उसको हमें इसके साथ क्लब करके देखना होगा कि जो 8वें वेतन आयोग को लेके जो किसी तरह की सरकार जो सरगर्मी नहीं दिखा रही है जी, उसको लेके जो लगातार एक वेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ शायद सरकार थोड़ा सा एक उनको राहत देने की या थोड़ा सा गुस्सा शांत करने की कोशिश हो सकता है सरकार की तरफ से हो, और ऊंची महंगाई का जो असर है
उसका एक फ़ायदा जो एम्प्लॉयज़ को है उनको डीए में बढ़ोतरी के तौर पर सरकार की तरफ से मिल सकता है। एक जो महंगाई को लेके एक जो बात है उसमें भी खबर ये आ रही है कि एक ब्रॉडर जो सीपीआई को कैलकुलेट करने का सरकार तरीका आने वाले वक्त में लेके आएगी, जिसमें बेस ईयर को भी चेंज किया जाएगा और जिसमें जो प्रोडक्ट वाइज जो है इन्फ्लेशन को उसको खास तौर पर जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो आम रोजमर्रा की ज़रूरत में आने वाली चीज़ें हैं, उनके हिसाब से महंगाई को फिक्स और किया उस जाएगा। बास्केट को लेकर भी कई बार जो है सर दलील दी जाती थी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो वाला जो फैक्टर है, वो वाला जो कंपोनेंट है, वो तो उस बास्केट में है ही नहीं। तो भाई जब हम सामान खरीदने जाते हैं या जब हमें दो चार होना पड़ता है, महंगाई से सीधा लड़ना पड़ता है, तब हमें पड़ता है महंगाई की मार। और सरकार कहती है कि महंगाई तो बहुत कम है, 3% से नीचे आ गई है, कहा जा रहा है कि 2% के आसपास भी रह सकती है। तो इसमें एक डिस्पैरिटी है सर, उसको लेकर कई इकोनॉमिस्ट भी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने ठीक कहा कि बेस ईयर वाला जो है 2011-12 को भी रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिन, एक दशक बीत गया है सर, उसके बाद भी उसको रिवाइज करने की जरूरत है। लेकिन सर अब इस पिक्चर में उसमें अर्बन और रूरल महंगाई के बीच में भी जो गैप है उसको भी नापा जाएगा। उसमें प्रोडक्ट वाइज चाहे टूथपेस्ट हो या आपके फुटवेयर हो या अपैरल हो, इनमें अभी तक क्या था, ग्रुप बने हुए थे, उसके अंदर डाला हुआ था। अब सरकार उनको प्रोडक्ट वाइज उनकी इन्फ्लेशन को चेक करेगी, रूरल और अर्बन के बीच में महंगाई को देखेगी, स्टेट्स में महंगाई किस तरह से वेरी कर रही है ये भी देखेगी बात। उसको देखा जाएगा। और इन सभी डेटा को जब कंपाइल किया जाएगा तो उसके आधार पर सरकार को देखिए पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। जी, एक मनी सेंटर में हम लोगों ने इस खबर पर चर्चा भी की थी सर। एक बिहार का एक उदाहरण दिया गया था, कहा गया था कि अगर उसकी सिटी कैपिटल की बात की जाए, पटना में जो है महंगाई है वो कुछ और है, और अगर सुदूर किसी ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, किसी दूसरे जिला की बात की जाए, तो वहाँ महंगाई की बात है, वो डिस्पैरिटी, बहुत अंतर होता है सर। स्टेट्स में भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो महंगाई के राज्यवार के जो अगर हम आंकड़े देखते हैं तो किसी राज्य में जो फूड इन्फ्लेशन है वो अलग है, किसी राज्य में अलग है, किसी राज्य में बाकी चीज़ों का महंगाई अलग है, दूसरों में कहीं बहुत महंगाई है, कहीं बहुत कम महंगाई है। वो जो एक गैप है उसको देखिए आप सप्लाई चेन को दुरुस्त करके वो फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा बिल्कुल ग्रैन्युलर फॉर्म में, बिल्कुल महीन बारीक तौर पर अगर आपके पास डेटा आता है तो पूरे देश की जो व्यवस्था है, जो अर्थतंत्र है, उसको समझने में सरकार को मदद मिल सकती है। जी, लेकिन अगर वापस जी लौटे तो मैं अब वही वापस लौटना चाह रहा हूं सर। मैं आपसे, जब सैलरी पेंशन की बात हो रही है तो इस पिक्चर में 8वां वेतन आयोग को लाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ तक गाड़ी जाती हुई दिख रही है सर? क्या अटका हुआ है मामला? अभी तक ना तो मेंबर्स का ऐलान हो सका है, ना कौन अध्यक्ष होंगे, ये कुछ ऐलान नहीं हुआ। हालांकि कुछ बीच में एक रिपोर्ट्स आई थी वैकेंसी को लेकर, कहा गया था कि इनके कुछ सदस्यों को लेकर, या सदस्य ना कहिए उसको, ये कहिए कि कोई स्टाफ को लेकर वैकेंसी निकाली गई थी कि जो उनको सपोर्ट दे सकें। उसके बाद तो लगता है कि चैप्टर लगता है क्लोज ही रहता है, वो दिख रहा है सर। देखिए, हो सकता है सरकार फेस्टिवल के ड्यूरेशन में इसको लेके कुछ बड़ा ऐलान करे, क्योंकि 6 महीने तो पूरे के पूरे पास हो गए, गुजर गए, और इन 6 महीनों में सरकार की तरफ से केवल एक इसके ऐलान के अलावा कोई भी दूसरा कदम नहीं उठाया गया है। जी, बात वही आ जाती जिसको हम बार बार डिस्कस करते हैं कि 1-1.25 साल का टाइम अगर इसकी रिकमेंडेशंस आने में लगेगा, जिसमें राज्यों का भी अब स्टेक एक आ रहा है कि राज्य कहते हैं कि हमको हमारी भी दखल होना चाहिए जो भी सिफारिशें आएंगी उसमें। तो अब राज्यों की बात सुनी जाएगी, फिर जो रिकमेंडेशंस हैं वो आएंगी, उसके बाद तो वो प्रक्रिया इतनी लंबी है अभी उसमें कि इसको लागू करते करते या इसको सरकार की तरफ से मंजूर होते होते मुझे लगता है 1-1.25 साल का वक्त और लग जाएगा। जबकि कहा जा रहा है सर कि 1 जनवरी 2026 से इसको इम्प्लीमेंट कर देना, तो क्या फिर वो एरियर वाला मामला भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, फिर सरकार के खजाने पर ही इसका बोझ बढ़ेगा, क्योंकि सरकार को ये पैसा एक साथ एरियर के तौर पर चुकाना होगा। जी जी जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जो है अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौते की घोषणा हो सकती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। प्रवीण सर, अमेरिका को भारत से एग्रो डेयरी सेक्टर में रियायत की उम्मीद है, जबकि भारत कई लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि फैब्रिक, अपैरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, प्लास्टिक, केमिकल, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले पर रियायत की मांग कर रहा है। क्या सुलझ जाएगा सब पेंच सर? उसके बाद एक और लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि जो टीम हमारी गई हुई थी वो भी वापस लौटती हुई नजर आ रही है सर। क्या है ताज़ा अपडेट? नहीं, बिल्कुल ताज़ा अपडेट यही है कि जो इंडियन टीम अमेरिका थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी की अगुवाई में, वो इंडिया आ गई है, लेकिन बातचीत लगातार जारी है। और खबर ताज़ा ये है कि बिल्कुल लास्ट
स्टेज पे दोनों देशों के बीच में अब नेगोशिएशन पहुंच गया है। जी, अब माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं सर। क्या मिनी ट्रेड डील का रास्ता साफ हो गया या फुल एंड फाइनल ट्रेड डील? नहीं, मुझे लगता है कि अभी मिनी ट्रेड डील ही होगी। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अफसर हैं या दूसरे, उनके हवाले से जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि जो ट्रेड डील है वो एक लिमिटेड या एक फर्स्ट फेज की एक ट्रेड डील है, जिसमें कुछ सर्टेन प्रोडक्ट हो सकते हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। और जो मसला अटका हुआ है दरअसल वो अभी भी, जैसा आपने भी बताया, कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, जीएम क्रॉप्स हो गए, उसके साथ ही उसके बाद आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बाद ऑटो टैरिफ हो गए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि चीज़ें अभी फंसी हुई हैं वहाँ पे। अच्छा, एक बात ये भी निकल के आ रही है कि अगले कुछ वक्त में ही जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट यूएस के, उनकी तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से इन चीज़ों को लेके जब मंजूर किया जाएगा, उसके बाद ही इस डील पर का कोई ऐलान होगा दोनों सरकारों की तरफ से। जी जी। अब सर, इस पिक्चर में मूडीज़ को लाना बहुत ज़रूरी है। मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई है, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि तमाम एशिया पैसिफिक रीजन में भारत को लाभ होता हुआ दिखेगा। कैसे लाभ होगा सर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है भारत पर कम टैरिफ लगा सकता है। अभी फिलहाल जो वास्तु स्थिति है सर वो 26% के आसपास है। 9 जुलाई का डेडलाइन है। कहा जा रहा है कि 48 घंटे, कल की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो कहा जा रहा है कि एकदम ऑन द वर्ज ऑफ कि हाँ डील हो ही जाएगा। लेकिन क्या सर 26% है, बेस लाइन वाला मामला है, क्या मामला है पूरा, आप समझाइए आप। नहीं, देखिए, मूडीज़ जो कह रही है, मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रहे हैं कि भारत, जो एशिया पैसिफिक के देश हैं उनमें भारत सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। अमेरिका इंडिया के साथ जो ट्रेड डील करेगा उसमें भारत पर इन सभी देशों के मुकाबले कम टैरिफ भारत पर लगा सकते हैं। जी, अब इसको आप जोड़िए, अभी हाल में जो कैरोलिना लेविट हैं, जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के लिए भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अमेरिका के लिए भारत की अहमियत को अमेरिका संभवतः समझ रहा है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस ट्रेड डील को करने की अमेरिका के लिए है, और अमेरिका इसीलिए एक आपको कहूँ मैं कि उत्सुक है भारत के साथ एक जल्द से जल्द और एक अच्छी डील करने के लिए। जी जी। अब सर, जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो दोनों देशों के बीच में जो लंबा चौड़ा ट्रेड का जो रिलेशन है, रिश्ता है, उसमें भारत बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका से लेता है और बदले में भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका लेता है। जो फ़ायदा भारत को हो सकता है वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि चाइना को जिस तरह से चेक करने की या चाइना पे जिस तरह का लगाम लगाने की अमेरिका की कोशिश है, उसमें भारत को अमेरिका की तरफ से कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं कम टैरिफ की तरफ से। प्रवीण सर, आपने चाइना को इस पिक्चर में लाया, तो ट्रांसशिपमेंट वाला जो मामला है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। कल ही यूएस और वियतनाम के बीच में ट्रेड डील होती हुई नजर आ रही है। वहाँ 20 और 40% का टैरिफ वाला मामला है, ट्रांसशिपमेंट वाला मामला है, वो जुड़ा हुआ है वियतनाम और चीन से लेकर। अब ये पूरा कहानी क्या है, इसको भी हम समझना चाहिए। देखिए, कल अमेरिका और वियतनाम की जो ट्रेड डील हुई उसमें जो वियतनाम के प्रोडक्ट्स अमेरिका जाएंगे उन पे 20% का टैरिफ अमेरिका लेगा, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे जो ट्रांसशिपमेंट के जरिए वियतनाम से अमेरिका प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं उन पे अमेरिका ने कह दिया कि हम 40% का टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका का कंसर्न इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला मसला है कि चीन की बनी चीज़ वियतनाम जाए और वियतनाम से फिर वापस पहुंचे अमेरिका, तो उस ऐसे सभी प्रोडक्ट्स पे अमेरिका 40% टैरिफ लेने की बात कर रहा है। यानी चीन को किसी तरह का फ़ायदा इस तरह से ना हो, चीनी कंपनी अपना माल बना के रीलेबलिंग वियतनाम में करा के और फिर वहाँ से अमेरिका भेजें। तो इस इस तरह की मुश्किल को से बचने के लिए अमेरिका ने यहाँ पे 40% का टैरिफ लगाया ताकि वो उनके लिए परेशानी हो। चीन का सामान चीनी ओरिजिन से ही अमेरिका जाए और जो टैरिफ चाइना पे अमेरिका के लगेंगे वो सीधे लगें। इसी चीज़ को लेके कल भी हमने डिस्कस किया था और आज भी इस बात को करें, क्यों भारत के लिए भी ट्रांसशिपमेंट का एक मसला ऐसा है जिस पर कि जो नेगोशिएशंस हैं
उसमें थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है, ऐसा तमाम जो जानकार हैं उनका इस बात को लेके कहना है। एक लास्ट सवाल सर, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि जो 90 दिन का जो डेडलाइन दिया गया था, 2 अप्रैल वाला मामला था सर, जिस समय कहा गया कि पूरी दुनिया, देश दुनिया पर जो टैरिफ की मार पड़ी, टैरिफ लगाया गया, उसके 90 दिन की जो डेडलाइन बहुत करीब आ रही है। अब कहा जा रहा है ट्रंप साहब के द्वारा कि अब 10 से अधिक देशों को जो है लेटर भेजना स्टार्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि वेरी गुड, अब आपने तो निगोशिएट किया नहीं, या मान लीजिए हमारे और आपके बीच में बातचीत हुई नहीं, अब जो है मोटा और तगड़ा टैरिफ झेलने के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या सर उन 10 देशों की क्या वो 10-12 देशों को ट्रंप ने बोला है कि हम उनको जो इसके जो टैरिफ के लेटर्स हैं वो हम भेजना शुरू कर देंगे, जो 10-20% से लेके 60-70% तक का टैरिफ का उनमें जिक्र होगा, और बकाया मुल्कों को उसके बाद भेजे जाएंगे ताकि ट्रेड डील्स होती रहें। 9 जून की डेडलाइन इसमें है, और उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त से बढ़े हुए टैरिफ, जो नए टैरिफ हैं वो जो जिनके साथ डील हो जाएगी उनके साथ वो टैरिफ लगना शुरू हो जाएंगे जी। तो जाहिर तौर पर भारत के लिहाज से देखें तो माना ये जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में, हो सकता है इसी वीकेंड आपको, या शनिवार में या इतवार में, हम अमेरिका और भारत के बीच की एक ट्रेड डील को होता हुआ देखें। दोनों देश बहुत तेजी से इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं। जी चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रॉक ने भारतीय इक्विटी पर ओवरवेट की रेटिंग दी है, जिसका आसान भाषा में मतलब ये होता है कि वे भारतीय शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। ब्लैक रॉक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत फिस्कल मैनेजमेंट, इसके अलावा डिजिटल ग्रोथ और तो और फेवरेबल डेमोग्राफिक्स जैसे फैक्टर्स जो हैं वो गिनाए हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने ये ओवरवेट की रेटिंग दी। इसके अलावा ब्लैक रॉक ने फिनटेक, एनर्जी और डिजिटल सेक्टर्स में बड़ी अपॉर्चुनिटी की भी बात कही। सर कैसे देख रहे हैं इस खबर को, और क्या इस खबर को हम लोग जियो ब्लैक रॉक वाली खबर से भी जोड़ कर देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के जो हेड ऑफ पोर्टफोलियो रिसर्च हैं विवेक पॉल, उनकी ये रिपोर्ट आई है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ब्लैक रॉक है वो लॉन्ग टर्म में भारत की इक्विटीज़ को या भारत के शेयर बाजार को पर वो ओवरवेट हैं। यानी उन्होंने कहा है कि लंबे वक्त में भारत के शेयर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने ये कहा कि नियर टर्म में वो भारतीय मार्केट पर, इंडियन मार्केट्स पर वो न्यूट्रल हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो ग्लोबल हेडविंड्स चल रहे हैं उसका असर इंडियन मार्केट पे दिखाई दे सकता है, लेकिन लॉन्गर रन में इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे मार्केट से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जी। जियो ब्लैक रॉक की जो आपने बात की, तो आपको याद होगा 2023 में ही जियो और रिलायंस जियो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में एक 50-50% का एक जॉइंट वेंचर बना था, जिसमें हाल में ही जिसको सेबी से मंजूरी मिली म्यूचुअल फंड लाने की, और 3 म्यूचुअल फंड जो स्कीम है वो NFO वो भी उन्होंने लॉन्च किए। उसके अलावा सेबी से परमिशन मिली ब्रोकिंग हाउस की। तो 2 बड़े ऐलान, मतलब तमाम तरह के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो लाने का रास्ता जियो ब्लैक रॉक को मिला है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक का जो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट को लेके, या दुनिया की सबसे बड़ी एक AMC है, उसका कम से कम ये मानना है कि इंडियन मार्केट्स जो है वो लॉन्गर रन में एक मजबूत प्लेयर के तौर पर कुछ फैक्टर्स गिना है, जिसमें उन्होंने कहा कि फिस्कल कंसोलिडेशन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की सरकार जो है मैनेज कर रही है। तो इस पर लगातार हम लोग चर्चा भी करते रहे हैं। अभी फिलहाल सर 4.8% के आसपास फिस्कल डेफिसिट वाला मामला है, और उसको कहा जा रहा है कि 4.2% के आसपास उसको लाने की कोशिश है, और भी भविष्य में उसको और भी 4 के नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। इस वाले मामले को कैसे देख रहे हैं सर? क्या ये जो रोड टू सक्सेस वाला मामला ये सही है? नहीं, देखिए उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, कंपेयर किया है एक तरह से जो विवेक पॉल हैं, उन्होंने दुनिया भर की जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं या जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनके साथ भारत को, उन्होंने कहा है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ थी उनके पास कुछ चीज़ों की एज थी। एक उनके पास लोअर आपका इन्फ्लेशन था, दूसरा उन्होंने कहा कि आपका जो उनके यहाँ जो पूरा इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट है वो मजबूत है, बाकी तमाम तरीके के फ़ायदे जो है वो इन कंट्रीज़ को मिल रहे हैं। और एक बड़ी चीज़ थी कि जो फिस्कल प्रूडेंस है वो इन कंट्रीज़ में ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले कुछ टाइम से जिस तरह के हालात हैं वहाँ ये सब चीज़ें अब टेस्टिंग के उसमें आ गई, यानी अब ये सब चीज़ें एक परीक्षा के
या इन चीज़ों का बड़ा इम्तहान है, क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस और बाकी चीज़ें अब वहाँ मुश्किल में है। चाहे इन्फ्लेशन को देख लीजिए, और हम दुनिया के तमाम देशों में इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं। इसके उलट इंडियन जो भारतीय बाजार हैं या भारत की इकोनॉमी है, वो एक मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भारतीय जो पूरी सरकार है, जो पॉलिटिक्स है, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है बार बार उसमें। तीसरी बात यह है कि जो फिस्कल प्रूडेंस लगातार जो सरकार ने दिखाया है, उसका फायदा इंडियन उसको है। और फिर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है जी, उसका भी उन्होंने जिक्र इसमें किया है जी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला मामला को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं सर। स्किल के मामले में हम लोग थोड़ा सा है पीछे लगाड़ रहते हैं उस मामले में। 65% पॉपुलेशन है, 35 साल से कम उम्र की, लेकिन स्किल की थोड़ी कमी होती हुई दिखती है उनमें, इसीलिए तो वो यहाँ भी इनकैपेबल हो जाते हैं काम को लेकर। और अगर विदेशों में भी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो वहाँ भी उस रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए और क्या समझना चाहिए आपसे समझना? नहीं, अभी उसके लिए जैसा हम लोगों ने भी कई बार डिस्कस किया है, और उस चीज़ को जो स्किल का एक जो गैप है इंडियन यूथ में, उसको लेके हमने तमाम तरह की चीज़ों को बहुत सारे एस्पेक्ट पे एक दिन डिस्कस भी किया था। और अब सरकार ने पिछले कुछ दिन पहले जो ELI स्कीम है, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने, जिसमें R&D, इनोवेशन, तमाम चीज़ें हैं। पहली बार नौकरी है तो आपको 15,000 रुपये का एक मुश्त रकम मिलने वाली बात है। उसमें 2 लाख करोड़ रुपए लगा के 3 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने का सरकार ने एक महत्वाकांक्षी टारगेट रखा है जी। पूरा फोकस अब सरकार का दिखाई देता है कि वो स्किल को लेके सरकार देख रही है, और तमाम तरह के जो सेक्टर हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, जो EMS है, ऐसे तमाम सेक्टरों में सरकार अब चाहती है कि जो युवा हैं उनके पास स्किल्स हों और उनको उस आधार पर नौकरियां मिल सकें जी। अब सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ब्लैक रॉक भी ओवरवेट है, JP मॉर्गन को भी ले लीजिए, मॉर्गन स्टैनली के भी ले लीजिए, तमाम लोग, सभी लोग कहते हुए नजर आते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में ही पैसा बनता हुआ दिख रहा है। कईयों ने तो टारगेट जो है सेंसेक्स का 1 लाख के पार भी दिया है इस साल के लास्ट तक जाते जाते। हम आपसे समझना चाहते हैं सर कि अमेरिका में हाइपर इन्फ्लेशन है, इकॉनमी वहाँ -0.2% के आसपास है, माफ़ कीजिएगा 0.2% श्रिंक होती हुई नज़र आ रही। UK के भी हाल आपको पता ही है, चाइना में भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डिफ्लेशन का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। वाई इंडिया एंड आउट ऑफ अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज इंडिया पर इतना बुलिश क्यों है लोग? देखिए, पिछले अगर आप 3 साल का ही देख लीजिए, बारिंग 24-25 2024-25 का अगर आप ग्रोथ को छोड़ दीजिए, तो पिछले लगातार 3 साल से भारत 7% से ऊपर ग्रोथ कर रहा है जी। 8 और 9% से ऊपर की भी ग्रोथ भारत ने इन 3-4 सालों में देखी है। दूसरी चीज़, जो पूरा का पूरा इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमी है, वो लगातार दुनिया भर के जो ग्लोबल हेडविंड्स चले, चाहे आप रूस यूक्रेन की जंग देख लीजिए, इजराइल हमास की जंग देख लीजिए, फिर अभी ईरान और इजराइल की जंग के उस पे आ गए, इस सब के बावजूद भारत की इकोनॉमी एक स्टेबिलिटी के साथ टिकी रही। मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो लगातार मजबूत हैं। आप चाहे GST के नंबर देख लीजिए या तमाम टैक्स कलेक्शन को आप देख लीजिए, वो सब लगातार मजबूत हैं। देश में GDP ग्रोथ भी अच्छी खासी, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में एक जो बड़ा मसला था पिछले कुछ वक्त में, वो था इन्फ्लेशन, उसको भी आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से RBI ने अब ग्रोथ की जो इंजन है उसको पूरी तरह से थ्रस्ट देने का एक कोशिश की है, जिसमें सरकार ने अपनी तरफ से मदद इस बात की है कि सरकार ने 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री कर दिया है इनकम को जी। इसके अलावा GST के रेट्स को रेशनलाइज करने की भी बात चल रही। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। आप इंफ्रा पुश को देख लीजिए, देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम फैक्टर ऐसे हैं जो भारत को दुनिया भर का एक ग्रोथ इंजन बनाता हुआ दिखाई देता है, और उसके साथ दुनिया भर का एक ब्राइट स्पॉट इंडिया नजर आता है। RBI को भी इसमें ऐड कर देते हैं सर। हाल फिलहाल में जिस तरह से 100 BPS की कटौती करना हो रेपो रेट में या CRR में भी, वो भी एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी कदम है, जिससे लोगों को बहुत फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो प्रवीण सर, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम।
अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।